नमस्ते किसान भाइयों। फार्म वेट गुरु की नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे सीडीसीबी से जो रजिस्टर्ड बुल से अगर हम ब्रीडिंग करते हैं और नॉर्मल जो डैम यील्ड वाला बुल है जिसकी माँ ने कितना दूध दिया है उस बेसिस पे ब्रीडिंग करते हैं तो हमें क्या फ़र्क दिखेगा आने वाली जनरेशन्स में, और जो सीडीसीबी है वो कितने गुणों पे काम करती है, आज इसी को हम जानेंगे। डैम यील्ड बुल मतलब कि एक सांड है उसकी माँ ने कितना दूध दिया है उस बेसिस पे हमने बुल की सिलेक्शन की है। तो मतलब कि सिर्फ हम ये पता है कि सांड की माँ ने कितना दूध दिया है, इस बेसिस पे हम कभी नहीं कह सकते कि आने वाली जो बच्ची आएगी वो कितना दूध देगी। उसकी रिलायबिलिटी नहीं पता है कि अगर वो 30 लीटर दूध है उसका कितने प्रतिशत हिस्सा जो ट्रांसफर होगा ये कोई भी आज तक नहीं कह पाया है। और एवरेज क्या होता है कि 50% ही जो गुण होते हैं माता पिता से आने वाली जनरेशन में ट्रांसफर होते। तो अगर सांड की माँ ने अगर 30 लीटर दूध दिया है तो सांड के खुद के डीएनए में कितना दूध आएगा, 50% उसका। और उस 50% का भी मान के चलिए अगर सांड में 50% आया तो उसकी बच्चियों में भी 50% ट्रांसफर होगा। तो मान के चलिए एक सांड की माँ से और आने वाली फ्यूचर की बच्चियों में लगभग 25% ही ट्रांसफर होगा। मान के चलिए 10 लीटर अगर गाय दूध दे रही है तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि आने वाली बच्चियां 20 लीटर दूध देगी या नहीं देगी। जो सीडीसीबी है ये करती है जीनोमिक सिलेक्शन, मतलब डीएनए टेस्टिंग करती है, और डीएनए टेस्टिंग से पहचानती है 49 ट्रेड्स, 49 ट्रेड्स को ये पहचानती है कि उस जो सांड की हम डीएनए टेस्टिंग कर रहे हैं उसमें 49 ट्रेड्स क्या क्या हैं, 49 ट्रेड्स क्या क्या हैं। और उसके सिवा 4 सिलेक्शन इंडेक्सेस निकालती है ताकि हम सिलेक्शन कर सकें कौन सा बुल सबसे बेस्ट हो सकता है। और इसके सिवा क्या है, उसमें रिलायबिलिटी निकाल रखी है हर एक ट्रेड की। और अगर 10 लीटर सांड के पास खुद के डीएनए में दूध है उसका भी कितने प्रतिशत हिस्सा जो है आने वाली बच्चियों में ट्रांसफर होगा। अगर दूसरी बात करूं कि जीनोमिक सिलेक्शन जब से यूएसए में उन्होंने अपनाई है उससे डबल हुआ है जेनेटिक्स गेन। जो मान के चलिए अगर हम ये कहते हैं कि सिर्फ सांड की मां ने कितना दूध दिया उस बेसिस पे जो फ्यूचर की डॉटर ने दूध दिया था उससे डबल दूध दिया है सिर्फ अगर हम जीनोमिक सिलेक्शन वाले बुल का चयन करते हैं। तो इससे काफी ज्यादा फायदा हुआ है और ओवरऑल लगभग 2 गुना का जो है जेनेटिक गेन इंप्रूव हुआ है लास्ट के 10 सालों से, क्योंकि जब से 2009 के बाद से जीनोमिक सिलेक्शन आई है उसके बाद से अभी तक 2020 तक डबल जेनेटिक गेन हुआ है। तो मान के चलिए काफी ज्यादा काम हुआ है, सीडीसीबी ने किया है किस तरह से हम बुल की सिलेक्शन बेस्ट कर सकते हैं। तो ये जेनेटिक गेन से क्या हुआ कि काफी कहीं ना कहीं एक्यूरेसी आई हम सिलेक्शन में, हम सीधा हम कंफर्म होके कह सकते हैं कि आने वाले जनरेशन कितना दूध करेगी, और उससे जनरेशन इंटरवल काफी कम हुआ। नहीं तो क्या होता है कि अगर हमें प्रोजेनी टेस्टेड बुल चाहिए होते थे तो हमें 5 साल इंतजार करना पड़ता था। अभी क्या है कि हमारा एक दिन का बच्चा भी है बुल तो उसका भी डीएनए टेस्ट करेंगे तो 18 महीने के बाद उसकी प्रोडक्शन वैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखा है। इम्पैक्ट कितना होगा जब भी हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करेंगे, सिर्फ डैम यील्ड के बेसिस पे बुल किसान की सिलेक्शन हुआ है कि उसकी माँ ने कितना दूध दिया है और पेरेंट्स यील्ड कितना है, दोनों माता पिता का दोनों का एवरेज कितना है, और जीनोमिक वैल्यू के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो कितना दूध मिलेगा आने वाली बच्चियों में। तो सपोज कर लो हमारे पास 10 लीटर वाली गाय है तो उस पर हम बुल का चयन करते हैं जिसकी माँ ने 30 लीटर दूध दिया है, तो आने वाली बच्चा में एवरेज 20% ही रिलायबिलिटी मिलेगी और एवरेज आने वाली बच्चा में 8 लीटर ही दूध मिलेगा। तो मान के चलिए यही कारण है हिंदुस्तान में अभी भी हमारे किसी के एवरेज जो दूध है वो 4 से 5 लीटर ही मिल रहा है। दूसरा है बेस्ड ऑन पेरेंट यील्ड, अगर दोनों जो सांड है उसकी माता पिता का दोनों का एवरेज जो है वो 30 लीटर का है तो तब भी एवरेज हमें 35% की रिलायबिलिटी मिलेगी। तो तब भी उसमें 10.3 लीटर जो है फर्स्ट लैक्टेशन में आपको आने वाली बच्चे में दूध मिलेगा। अगर हम जीनोमिक वैल्यू के बेसिस पे बात करें तो अगर 10 लीटर वाली हमारी गाय है तो बुल है 30 लीटर वाला के सांड का खुद का जो पीटीए है प्रेडिक्टिव ट्रांसमिटिंग एबिलिटी है वो उसकी 30 लीटर की है। तो मान के चलिए 75% की रिलायबिलिटी अगर मिनिमम मिलती है तब भी उसमें 16.6 लीटर का मिल्क इंप्रूव होगा फर्स्ट जनरेशन में। तब भी हम जो कैलकुलेशन करते हैं 10 लीटर प्लस 30 लीटर डिवाइड करेंगे 2 के साथ 20 लीटर दूध देगी, तो ऐसा पॉसिबल कहीं नहीं था। तो सीडीसीबी की जो 49 ट्रेड्स हैं, जो 49 ट्रेड्स पे वो काम करता है, वो क्या क्या ट्रेड्स हैं तो प्रोडक्शन एंड यील्ड में बताऊं तो मिल्क यील्ड कितना होगा फर्स्ट लैक्टेशन वाली डॉटर का, क्योंकि इसमें रिलायबिलिटी भी कैलकुलेटेड है। फैट कितना होगा, फैट परसेंटेज कितनी होगी, प्रोटीन यील्ड कितना होगा और प्रोटीन परसेंटेज कितनी मिलेगी आने वाली बच्चिया के दूध में।
तो फीड एफिशिएंसी में दो चीज़ों पे काम हुआ, फीड सेव्ड कि अगर बॉडी वेट कम या ज़्यादा होगा तो कितनी फीड सेव करेगा एनिमल, और रेजिडुअल फीड इनटेक में कि फीड एफिशिएंसी जो एक्चुअली है वो कितनी मिलेगी आने वाली फ्यूचर जनरेशन में। लॉन्जिविटी और हेल्थ की बात करूं तो सोमैटिक सेल स्कोर कि आने वाली बच्चियों के थनेला होगा, मेस्टाइटिस होगा या नहीं होगा, प्रोडक्टिव लाइफ कितने लंबे टाइम तक दूध देगी, कऊ लाइबिलिटी मतलब कितने दिन तक वो प्रोडक्शन में रहेगी, जिंदा रहेगी, हीफर की कितने दिन तक वो जिंदा रहेगी, गेस्टेशन लेंथ कितने लंबे टाइम तक जो है गाभिन रहेगी, वो 1-2 दिन में अंतर दिखेगा, डिस्प्लेस्ड एब्डोमेन जो है, ये सारी की सारी प्रोडक्शन ट्रेड है, हाइपोकैल्सीमिया, मिल्क फीवर होगा नहीं होगा, किटोसिस होगी नहीं होगी, थनेला होगा नहीं होगा, बच्चेदानी में इन्फेक्शन होगी नहीं होगी, जेर फंसेगी नहीं फंसेगी, तो सारी ट्रेड्स इसमें कैलकुलेट की जाती है। फर्टिलिटी एंड काविंग में किया जाता है साइड कंसेप्शन रेट, जो हम बुल यूज करें उसका क्या कंसेप्शन रेट मिलेगा, जो आने वाली उसकी बच्चियां आएगी उसका क्या कंसेप्शन रेट मिलेगा, उसकी जो वो माँ बनेगी गाय बन जाएगी तब क्या कंसेप्शन रेट मिलेगा, डॉटर प्रेगनेंसी रेट वो बच्चा देने के कितने दिनों के अंदर गाभिन हो जाएगी, साइड काविंग इस बच्चा देने में उसको दिक्कत तो नहीं होगी आने वाली बच्चियां में, या जिस गाय में भी लग रहा है, डॉटर काविंग इस क्या है, वो जो आने वाली बच्चियां बन जाएगी उसमें क्या बच्चा फंसने की समस्या आएंगी नहीं आएंगी, साइड स्टिल बर्थ क्या है, बच्चा देते समय गाय के बच्चे कितने मर जाएंगे, डॉटर स्टिल बर्थ में आने वाली जो बच्चियां आएगी उसके कितने बच्चे मरे हुए पैदा होंगे, अर्ली फर्स्ट काविंग कितनी जल्दी वो काविंग कर लेगी आने वाली बच्चियां, हर एक ट्रेड पे फर्टिलिटी एंड काविंग में काम किया जाता है। तो ये 9 ट्रेड्स हैं। कन्फर्मेशन एंड टाइप में ये 4 ट्रेड्स हैं, इसमें पीटी टाइप, ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर कितना आने वाली बच्चियां में ट्रांसफर होगा उस बुल का, आर्डर कंपोजिट आर्डर कितना स्ट्रॉन्ग आएगा, फिट एंड लेग कंपोजिट कितनी ज़्यादा जो आने वाली बच्चियां की टांगे और पाँव सीधे रहेंगे टेढ़े रहेंगे फिसलेंगे तो नहीं, बॉडी वेट कंपोजिट वजन कम होगा फ्यूचर डाटर का ज़्यादा होगा, तो ये डिसाइड कर सकते हैं पहले से ही। इसके सिवा जो लास्ट रहता है वो लीनियर ट्रेड्स के, स्टेचर जो है हाइट कम होगी फ्यूचर जनरेशन की या बढ़ेगी, स्ट्रेंथ कैसे रहेगी, बॉडी डेप्थ कैसे रहेगी, डेयरी फार्म कैसी रहेगी, उसका जो शेप है रंप एंगल कैसा रहेगा, थर्ल विड्थ कैसे रहेगी, गाय के पीछे से गाय चौड़ाई रहेगी या पतली रहेगी, उसका रियर लेग साइड व्यू, रियर व्यू कैसे दिखेगा, फुट एंगल क्या होगा, फिट एंड लेग्स को टोटल क्या होगा, फोर आर्डर अटैचमेंट क्या रहेगी, अडर हाइट क्या रहेगी, विड्थ क्या रहेगी, क्लेफ्ट कितनी स्ट्रांग आएगी, डेप्थ कैसी रहेगी, फ्रंट टीथ प्लेसमेंट कैसी रहेगी, रियर टीथ प्लेसमेंट कैसी रहेगी और टीथ लेंथ कैसी रहेगी, सारी की सारी लीनियर जो ट्रेड्स हैं ये 18 ट्रेड्स हैं, तो ओवरऑल ये सारी ट्रेड्स मिलके लगभग होगी 49 ट्रेड्स। तो आप मान के चलिए आपने कौन सा बुल सिलेक्शन करना है जिससे आपको ज्यादा फायदा मिले। धन्यवाद किसान भाइयों। तो हम हमेशा जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन हमारी कैसी आएगी हमें पहले से ही पता हो इस चीज़ के लिए, तो हम उसी हिसाब से अपना बुल का चयन करें। ये ना हो कि हम अभी भी ओल्ड जमाने में ही जी रहे हैं कि हम डैम यील्ड के बेसिस पे ही बुल सिलेक्शन कर रहे हैं, उससे कभी भी फ्यूचर में फ़ायदा नहीं मिलने वाला। जितना जेनेटिक गेन, जितना मिल्क प्रोडक्शन आपको जीनोमिक टेस्टेड बुल से मिलेगा उतना आपको नॉर्मल डैम यील्ड बेसिस वाले बुल में नहीं मिलेगा। तो आपको 100-200 रुपए के डिफरेंस पे अगर अच्छा जेनेटिक्स मिल रहा है तो हमेशा उसको चयन करें, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन एक अच्छी पैदा हो जाएगी। धन्यवाद।